we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो विषय काफ़ी गंभीर है। वो विषय है इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा का। जस्टिस वर्मा दिल्ली के सरकारी आवास में भारी मात्रा में नकदी मिलने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच प्रक्रिया हुई और 3 सदस्यीय आंतरिक जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी पाया और उन्हें पद से हटाने की सिफारिश भी अपनी रिपोर्ट में की थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से कहा कि वो या तो पद से इस्तीफा दे दें, और जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर तत्कालीन सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने आंतरिक कमेटी की वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को, माननीय राष्ट्रपति को भेजी, माननीय प्रधानमंत्री को भेजी और उसके साथ अपनी संस्तुति भी भेजी, जिसमें जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की संस्तुति की गई थी। तो अब जस्टिस वर्मा ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उन्होंने जो आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट है फाइनल, जिसमें उनको दोषी ठहराया गया है, उसे रद्द करने की मांग की है। साथ ही उस याचिका में यह भी मांग की गई है कि जो तत्कालीन सीजेआई ने उन्हें पद से हटाने की संस्तुति की थी वो भी रद्द की जाए, उसे भी चुनौती दी गई है। यानी आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट और उसके परिणाम स्वरूप जो जो कार्रवाइयां हुई हैं उनको सबको चुनौती दी गई है याचिका में। तो आज जस्टिस वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये केस मेंशन किया गया, उनकी याचिका मेंशन की गई और सीजेआई की पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और उन्होंने कहा कि याचिका में हमने बहुत सारे संवैधानिक मुद्दे उठाए हैं और ये बहुत अहम मसला है, इस पर जल्दी सुनवाई कर ली जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि ठीक है, हम इस पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करेंगे। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में उनका सुनवाई करना, पीठ में शामिल रहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो प्रक्रिया में शामिल थे। कई एक प्रक्रिया, जैसे कि चीफ जस्टिस की ही अथॉरिटी ने वहाँ पर संस्तुति की है। दूसरी बात है कि जब जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे, तब इनको जब आरोप लगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने की कोलेजियम ने संस्तुति की थी, जिसके बाद इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया। तो उस कोलेजियम में भी जस्टिस BR गवई भी शामिल थे। तो जस्टिस गवई ने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि वो उस पीठ में शामिल हों जिसमें जो कि जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई करे। तो ये तो निश्चित हो गया है कि जो भी पीठ गठित होगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पार्ट नहीं होंगे। लेकिन इधर एक चीज और है, जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का जो एक प्रक्रिया है वो प्रस्ताव वो संसद में भी मूव हो रहा है और पेश किया जा रहा है। सांसदों ने साइन किए हैं और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। यानी सांसदों ने लोकसभा में भी हस्ताक्षर करके प्रस्ताव दिया है इनको पद से हटाने का और उधर राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की संविधान में एक ही प्रक्रिया दी गई है, वो ये है कि संसद में महाभियोग लाया जाता है और संसद उनको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करती है, उसके बाद ही वो पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये एक तय प्रक्रिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि जस्टिस वर्मा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं राहत के लिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा के ऊपर जो संकट है उसको टाल पाएगा?
आज मेरी बहस का चर्चा का मुद्दा यही है। आज मैं आपके साथ इसी पर चर्चा करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को कितना अख्तियार है इस मामले में सुनवाई करने का, और सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जस्टिस वर्मा का संकट टाल सकता है या नहीं टाल सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और पूरे देश की निगाहें इस मामले पर लगी हुई हैं, क्योंकि मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है और न्यायपालिका पर जनता का अगाध विश्वास रहता है, आस्था है। तो इस सारी चीजें ताक पर लगी हुई हैं, इसलिए मैं आज आपके साथ इस विषय पर चर्चा करूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जस्टिस वर्मा ने जो याचिका दाखिल की है उसमें तो मुख्य तौर पर आंतरिक कमेटी, जो 3 न्यायाधीशों की आंतरिक कमेटी बनाई थी, उस समय जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई थे और उन्होंने जब आरोप लगे थे जस्टिस वर्मा पर उसी समय बनाई थी, और उस आंतरिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। और जस्टिस वर्मा पर आरोप क्या है और मामला क्या है, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बात ये होली के समय की है। 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग जाती है। तो जब अग्निशमन दल आग बुझाने के लिए इनकी कोठी पर पहुंचता है, रात में करीब 11:35 बजे का टाइम रहा होगा, उस समय की बात है, घटना है। और उस समय जब अग्निशमन दल पहुंचा है कोठी पर आग बुझाने के लिए, तो उनकी कोठी के एक स्टोर रूम में आग लगी थी। और जब स्टोर रूम में आग बुझाई गई तो उसमें भारी मात्रा में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी। उसका बाकायदा वीडियो बना, उसमें जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो अग्निशमन कर्मी हैं, वो भी ये कहते सुने जा रहे हैं कि हाँ ये जो कैश मिल रहा है, कैश जल रहा है, इसकी बातें करते सुनाई दे रहे हैं। और उसकी वीडियो है, उसके फोटो हैं सारे। तो वो वही आरोप इनके ऊपर है कि ये इतनी भारी मात्रा में, वो बहुत भारी मात्रा में नकदी थी, बोरों में थी। तो वो इतनी भारी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी जो है वो किसी न्यायाधीश के आवास के जो स्टोर रूम में कैसे पाई जाती है। तो जो कमेटी ने जांच की, उसने अपनी जांच में ये रिपोर्ट में कहा है, जो उसने जांच करने के बाद पाया, करीब 55 गवाहों के बयान लिए हैं कमेटी ने, सबसे बात की है, जिसमें जस्टिस वर्मा से भी बात की गई, उनके परिवार से भी बात की गई थी, सब चीज़ों में। और उन्होंने 55 गवाहों के बयान के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जिस स्टोर रूम में ये आग लगी थी और जहाँ से नकदी मिली, उस स्टोर रूम में जो था स्टोर रूम, वो जस्टिस वर्मा के घर वालों के उस पर अधिकार था। उनकी अनुमति और इजाज़त के बगैर वहाँ कोई नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह है कि वो नोट भी सुबह जब बाद में जांच हुई तब तक हटा लिए गए थे। तो ये भी सवाल उठा कि वो हटे कैसे। तो यही आरोप था और इस पे रिपोर्ट में गिल्टी उसने, कमेटी ने अपनी जांच में पाया और ये भी कहा कि जो हमारी जांच में ये दोषी लगते हैं और इनका पद पर बने रहना ठीक नहीं है। ये रिकमेंडेशन थी कमेटी की रिपोर्ट की। और इसी रिपोर्ट को बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस वर्मा के जवाब के साथ में माननीय राष्ट्रपति को और माननीय प्रधानमंत्री को भेजा और साथ में उन्हें पद से हटाने की संस्तुति की। वो इसलिए की क्योंकि उसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस वर्मा से कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लें, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। और उनका जो कहना है, जो उन्होंने पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने और वक्त मांगा था कि अपनी बात अच्छी तरह से रख पाए, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया और इस तरह की संस्तुति भेज दी गई, जो कि गलत है। तो जस्टिस वर्मा ने एक तो कहा है कि कमेटी ने उन्हें पूरा मौका नहीं दिया अपनी सफाई पेश करने का। दूसरी चीज ये उन्होंने कही है कि जो उनके ऊपर जो आरोप हैं, उनको जो वो निर्दोष हैं ये साबित करने की जिम्मेदारी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ, उन्हीं के ऊपर डाल दिया गया। तो ये बहुत सारे तर्क देने के साथ ही जस्टिस वर्मा ने उस आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो ये आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट है जिसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई है, और दूसरी चीज ये है कि संसद में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में केस मेंशन किया गया कि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी सुनवाई कर ले, तो सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इस मामले में उनको राहत दे सकता है।
तो मैं यहाँ पर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक सीमा होती है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा के ऊपर जो संकट पद से हटने का है उसमें बहुत ज्यादा कुछ मदद कर नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्रवाई में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, संसद को कोई आदेश नहीं दे सकता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई भी करता है और मान लो सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका स्वीकार करके और वो आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट रद्द भी कर देता है, तो भी जो संसद में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो महाभियोग लाया जाएगा, वो संकट उनके सिर से नहीं टल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें उससे नहीं बचा सकता है। संसद इंडिपेंडेंटली अपने यहाँ कार्रवाई करती है, क्योंकि वो संविधान में दिया गया है कि किसी भी न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलेगी और संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होता है अगर उन न्यायाधीश को पद से हटाने का, तभी वो न्यायाधीश पद से हटाए जाते हैं। संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद में राष्ट्रपति एक आदेश पारित करते हैं पद से हटाने का और फिर वो न्यायाधीश पद से हटा दिए जाते हैं। ये संविधान की तय प्रक्रिया है और अगर ये प्रक्रिया संसद में शुरू हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो संसद को कोई निर्देश दे या संसद में चल रही कार्रवाई को किसी भी तरह से रोक सके। वो इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर अगर जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट में कोई राहत भी मिलती है तो वो राहत महज इतनी ही हो सकती है जो उन्होंने आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज किया है और कहा है कि हमको पूरा मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का, या 1999 की जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट एक बैठक हुई थी जिसमें एक प्रक्रिया अडॉप्ट की थी कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई अगर आरोप लगते हैं तो कैसे जांच की जाएगी। उसी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट जब किसी न्यायाधीश पे आरोप लगते हैं तो आंतरिक जांच कमेटी 3 न्यायाधीशों की बनाई जाती है और उसकी रिपोर्ट ली जाती है और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई या संस्तुति की जाती है। तो उसी प्रक्रिया को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा है कि ये अख्तियार तो संसद को है कि वो संविधान में दिया गया कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करे, तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कर सकता। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को, कि किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है। संसद इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो अगर संसद तय कर लेती है कि उनको पद से हटाना है या प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता, कोई रोक नहीं लगा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आंतरिक जांच कमेटी की जो रिपोर्ट चैलेंज की गई है उसको जरूर रद्द कर सकता है। तो इस सब चीजों का निष्कर्ष यही निकलता है कि जस्टिस वर्मा के सिर पर जो संकट है इस समय, जो उनका पद इस समय संकट में है, जिससे उन्हें हटाए जाने की बातें चल रही हैं और एक प्रक्रिया शुरू हो रही है, उससे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं बचा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक सीमा है। संसद इंडिपेंडेंट है, संसद स्वायत्त है, स्वतंत्र है, वो अपनी कार्रवाई अलग करती है। एक बात और हम यहाँ पर आपको प्रक्रिया बता दें कि संसद में जब कभी महाभियोग का, किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने और उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव आता है तो उस प्रक्रिया के तहत फिर संसद एक कमेटी गठित करती है और वो कमेटी जांच करती है आरोपों को, जो आरोप लगे होते हैं वो अपनी रिपोर्ट देती है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। और संसद की जो प्रक्रिया चलती है, जो कार्रवाई होती है, उसमें आरोपी न्यायाधीश को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। बाकायदा संसद में उस पर चर्चा होती है, बहस होती है और उसके बाद वोटिंग होती है और तब प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव पारित भी हो सकता है और नहीं भी पारित हो सकता है। एक चीज से मैं आपको और अवगत करा दूं कि आज तक आजाद हिंदुस्तान, यानी अपने स्वतंत्रता के बाद से, जब से अपना हिंदुस्तान बना है, भारत है, इसमें कभी कोई न्यायाधीश संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए पद से नहीं हटाया गया है।
हालांकि 2 मामलों में प्रक्रिया जरूर शुरू हुई थी, एक जस्टिस रामास्वामी के मामले में और एक प्रक्रिया हुई थी जस्टिस सौमित्र सेन के मामले में। लेकिन संसद की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये आज तक कोई भी न्यायाधीश संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए पद से नहीं हटाया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जस्टिस वर्मा के मामले में आगे क्या होता है। प्रस्ताव पूरा आता है, उसके बाद जो हाउस है वो उसको कैसे स्वीकार करता है, क्या करता है, ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में हमें पता चलेंगी। लेकिन इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी एक सीमा है और सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्रवाई में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जिसके कारण जस्टिस वर्मा की जो मुश्किलें हैं वो अभी फिलहाल टलती नहीं नजर आ रही हैं। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में कुछ खास होगा, कुछ अहम डेवलपमेंट होगा तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।